सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, एक तवील वक्फे के बाद मुल्क में एक बार फिर सियासी गहमा गहमी का आगाज़ हो चुका है। कराची से खैबर जलसे तक और कॉर्नर मीटिंग्स के नए सिलसिले शुरू हो चुके हैं और सियासी जमातें अपने कारकुनान को मुतहरिक भी कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ MQM पाकिस्तान ने कराची में पंडाल सजाए और दूसरी जानिब कसूर में हमजा शहबाज ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का लहू गरमाया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की बाज़ाब्ता इजाजत दी जा चुकी है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए सर धड़ की कोशिशें कर रही है। अब दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आवाम को अपने वोट के अंदराज के लिए अपनी कौमी जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। मुमकिन तौर पर जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने वाले इंतखाबात जहां बहुत ज़्यादा तजर्बाकार सियासी जमातों के लिए भी आसान नज़र नहीं आते हैं, वहीं पर जो नई सियासी जमातें हैं वो भी इंतखाबात में अपनी बका की जिद्दोजहद करती दिखाई देंगी। गो के इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस हाल ही में तश्कील दी गई हैं। तमाम इन दोनों जमातों की क़यादत और अहम अरकान सियासी बिसात के पुराने खिलाड़ी भी हैं और कप्तान के एक और खिलाड़ी ने आज तहरीक इंसाफ से अपने रास्ते अपनी राह करके इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा फ़ारूक हबीब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना था, ज़रा सुन लीजिए। फ़ारूक हबीब साहब क्या फरमा रहे थे। अब इन दोनों जमातों में मज़ीद जो अरकान उनकी शमूलियत के दावे किए जा रहे हैं और शायद ये वजह के जो आइंदा इंतखाबात हैं, इलेक्शंस हैं, उनमें इन दोनों जमातों से जो बहुत सी तवक्कुआत कह लें, एक्सपेक्टेशंस भी हैं। मुल्की सियासी मंजरनामे और इंतखाबात के हवाले से खासतौर पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अच्छा डोगर साहब, फ़ारूक हबीब साहब एक अहम रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली है। और कौन शामिल होने वाला है आपकी पार्टी में, और कोई ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए आपकी जमात के दरवाजे बंद हैं? बड़ा क्लियर है कि जी नहीं भी इन पे दरवाजे बंद हैं, ये शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। एक तो मैं आज आपके इस चैनल के तवज्जो से मैं उधर मौजूद नहीं था जब फ़ारूक हबीब साहब ने पार्टी ज्वाइन की। मैं उनको बड़ा वार्मली वेलकम करता हूँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला किया। और माजी में देखने में आया कि लोग बड़ी बददिली से आके बैठ के मैं जी सियासत छोड़ रहा हूँ, मेरे जी ज़ाती मसाइल हैं, तो मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा ब्रेवली इस चीज़ को फेस किया है और एक अच्छा फ़ैसला किया है। और इंशाल्लाह वो एक नौजवान, इंतहाई पुरएतमाद, मेहनती, मतलब बचपन से वो एक सियासी कारकुन है। तो मुझे उम्मीद है कि उनके हमारे साथ शामिल होने से हमारी जमात को तक़वियत मिलेगी और नौजवानों में ख़ास तौर पे वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे। इसके अलावा इंशाल्लाह कुछ नाम हैं, तो ऑब्वियसली वो अभी डिस्क्लोज़ करना मुनासिब नहीं है, मगर आपको चंद दिनों में आप तकरीबन ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको काफ़ी सारे जो ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद थे कायदीन, वो पंजाब में ख़ास तौर पे शामिल होंगे। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम सब लोगों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान को क्यों चूज़ किया। इसकी वजह ये थी कि हम ये वो सारे लोग हैं जो आज से चंद माह पहले एक जमात में इकट्ठे थे, हम लाइक माइंडेड थे, हम सारे एक अज़म और एक इस बयानिए के साथ आए थे कि इस मुल्क में करप्शन का नासूर है। ये PDM की जो जमातें हैं और ख़ास तौर पे जो नून लीग है, इन्होंने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया और इस नज़रिए पे हम सारे शामिल हुए। दूसरा नज़रिया जो हमें खान साहब ने दिया वो ये था कि तमाम अदारे मुल्क के अदारे हैं और इंतहाई काबिल इज़्ज़त हैं और जो है मुल्क की सलामती के ज़ामन हैं। तो अब हुआ ये कि हम तो अपने इन दोनों नज़रियात पे कायम हैं। आज भी हम समझते हैं कि ये जो बाकी जमातें हैं इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, और इसके अलावा जो दूसरा नज़रिया है कि ये जो अदारे हैं ये मुल्क की सलामती के ज़ामन हैं और इनके साथ हमें चलना है, काम करना है। तो हम आज भी उस पर कायम हैं। अब उसमें खान साहब थोड़ा हट गए, वो दोनों नज़रियात से ही थोड़ा पीछे हट गए और जिसकी वजह से नुकसान हुआ और आज लोगों की 20-20 साल की मेहनत रायगा गई और लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के तो कुछ घरों में बैठ गए और कुछ जो एक्टिव रहना चाहते हैं वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने कहा बहुत से नाम है जो शामिल होंगे अनकरीब, लेकिन डिस्क्लोज़ नहीं आप करना चाहते। कुछ नाम ऐसे भी हैं, चाहे डिस्क्लोज़ ना करें, जिन पर दरवाजे बंद हैं इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के, या आप सबको खुले दिल से वेलकम करेंगे जो भी ज्वाइन करना चाहे?
नहीं, हमने फ़िलहाल बिल्कुल कतई तौर पे ये महसूस नहीं किया। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा इशू है कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में डायरेक्टली मुलव्वस थे और जिन्होंने इंस्टिगेशन में शामिल थे, जिन्होंने फ़िज़िकल जो एक हमला हुआ, जो इस तरह शहीदों के जो मुजस्समों को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी तस्वीर को या जिना हाउस पे या GHQ पे अटैक किया, मेरा ये नहीं ख्याल कि उन लोगों को हम अपने साथ शामिल करेंगे। वो थोड़े हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन डोगर साहब एक सवाल उस्मान डार साहब ने बड़ा तहलका खेज जो इंटरव्यू दिया था, उस्मान डार ने कुछ नाम लिए थे जिन नामों में ये फारूक हबीब का नाम भी शामिल था, अगर मैं गलत नहीं। जितना मैं फारूक हबीब को जानता हूँ उतना मैं समझता हूँ ही वॉज नॉट हॉस्टाइल टुवर्ड्स एनी इंस्टीट्यूशन, जो मैं उनको जानता हूँ। बाकी अब चूँकि आपको शायद नहीं मालूम कि मैं कोई इतना ज़्यादा पार्टी के इमरान खान साहब के इनर सर्कल में मैं नहीं था। मैं सिर्फ 3 महीने के लिए आया जब मैं वज़ीर दाखिला बना, और वो जब मेरे साथ नाराज़गी होगी, और ख़ास तौर पे नाराज़गी ये थी कि ये तो फ़ौजी अफसर है और लॉन्ग मार्च में शायद ये कोई उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकेंगे कि जो वो चाह रहे थे गालबन कि इस्लामाबाद पुलिस से मतभेड़ हो और वहाँ पे एक इशू हो। तो मैंने तो इनकार किया, मैंने कहा जी मैं। और आपकी जो साहब का पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसके अंदर भी आपके खिलाफ कुछ लोग हैं जो बड़ी साजिश करते रहते थे। जी, काफ़ी लोग थे, और असल में हुआ ये था कि मैं 2016 में मैंने रिटायरमेंट ली फ़ौज से, तो उसके बाद मैं अपने गांव चला गया, क्योंकि मैं समझता था कि मैं हल्के में रहूँगा। मेरा पार्टी के ये जो इनर लोग थे, मेरा इनमें से किसी के साथ भी कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। मैं उसके बाद MPA बन गया तो मिनिस्टर बन गया। मेरी मिनिस्ट्री भी ऐसी थी कि जिसमें मेरा कोई बहुत इंटरेक्शन इन लोगों के साथ नहीं था। मैं गिनती के चंद औकात पे मैं मिला हूँगा जो हमारे ये जो, और मैं जो अगर मैं मिला भी हूँ तो ये ख़ास तौर पे जब 3 महीने वज़ीर दाखिला था तो उन दिनों में फिर मुझे काफ़ी जाना पड़ता था, और तब मेरी कुछ लोगों से कुर्बत भी हुई। तो अब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट, अगर उस्मान डार साहब ने इतना इल्ज़ाम लगाया फ़ारूक हबीब साहब पे, मगर जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, फ़ारूक हबीब तो उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ तो वो तो घर से नहीं बाहर निकले। वो गलबन तबीयत भी ठीक नहीं थी, मगर ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी फिज़िकल अटैक या कोई ऐसी किसी कार्रवाई में शामिल नहीं थे। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। ये डोगर साहब, इंतखाबात में जमहूरी अमल का जो हिस्सा बनने का मेरे ख्याल से हर जमात का हक होता है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या किसी भी जमात को इस हक से महरूम करना सही होगा, और क्या ये जमहूरी रिवायत के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई भी जमात हो? नहीं, इसमें जो इनोसेंट लोग हैं और जो मुहिब्बे वतन हैं, जो किसी भी किस्म के नेगेटिव ख्यालात नहीं रखते, और वो भले किसी भी जमात में हों, तो उनको इलेक्शन में आना चाहिए, लड़ना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि आप एक ही लाठी के साथ सबको हाँक दें। मैं तहरीक इंसाफ में बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो इंतहाई मुहब्बे, बल्कि ज़्यादातर वो मुहिब्बे वतन थे, अदारों के साथ टकराव के हक़ में नहीं थे। हम जब इंटरनली बातचीत करते थे तो हमें लगता था कि हम थोड़ा गलत सिमत की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे साथ जो हमारे कोलीग्स थे, MPAs थे, हम इस मौजू पे हम बात किया करते थे, और हम समझते थे कि जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। और एक तरफ आपकी जमात बहुत ग्रो कर रही है और दूसरी तरफ आपके डिफरेंसेस ग्रो कर रहे हैं, तो ये दो चीज़ें थी कि जो आपस में मैच नहीं करनी थी। आई विश कि ऐसा ना होता, और तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश हुआ, तो बहुत बेहतर था कि वो फिंगर पॉइंटिंग के बजाय वो अपोजिशन का रोल अदा करते। देखें ना, अदम एतमाद भी तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है, इसके अलावा अपोजिशन भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बिल्कुल। अगर उन्होंने 3-3.5 साल अपोजिशन कर ली थी तो हमें भी करनी चाहिए थी, एंड वी शुड हैव वेटेड फॉर द राइट टाइम। मगर वो पहले दिन ही सारी चीज़ें ठीक अदारों के ख़िलाफ़। अब आप ये बताइए कि जब इमरान खान साहब का अदम एतमाद हुआ तो उस वक्त तो मौजूदा चीफ़ जो हैं ये चीफ़ नहीं थे, तो हमें क्या ज़रूरत थी कि हम उठा के तो इनके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग शुरू कर दें, हम लॉन्ग मार्च शुरू कर दें कि इनको चीफ ना बनाया जाए। तो बस इसके बाद फिर ये सारी चीज़ें होनी थी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रही है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई नहीं नज़र आ रही पीपल्स पार्टी को अपने लिए? और दूसरी बात, ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी किससे
अभी तो इंतखाबात होने हैं, इंतखाबात से पहले ही अगर एक पार्टी इस तरह के ख्यालात का इजहार करेगी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी तो ये तो इंतखाबात से पहले इंतखाबात को मशकूक बनाने वाली बात हो गई। फिर इंतखाबात जब हो जाते हैं तो कोई भी आके कह देता है कि भाई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये शफाफ इंतखाबात ही नहीं थे, हम नहीं मानते, तो धांधली हो गई। यानी इस बार भी हमें यही सब कुछ सुनने को मिलेगा। मेरा ख्याल है कि ये जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं, ये जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, ये उनसे कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि इस वक्त सूबों में तमाम जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास तो सिर्फ रूटीन के अफेयर्स को चलाने के इख्तियारात हैं। इवन के ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। तो ये मुतालबा मैं समझता हूँ जायज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हमारा भी यही मुतालबा है। हम नहीं चाहते कि हमें भी कोई अनड्यू फेवर मिले और हमारे साथ साथ किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, वरना फिर हम तो सुनते ही आए जब से होश संभाली है कि जी 77 के इलेक्शंस में भी रिगिंग हुई, जी 85 में हुई, जी 90 में, मतलब वट एवर जो भी इलेक्शंस आए, इलेक्शंस की रात को ही उनको रिग्ड और बायस तस्वर कर लिया गया। और अगर 5 साल फिर यही बात होती रही कि जी ये गैर कानूनी और गैर आईनी इलेक्शंस हुए हैं, ये बैठ गया वो बैठ गया, अल्लाह करे कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म बन जाए और वंस फॉर ऑल एक दफ़ा हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम फेयर एंड फ्री अनबायस्ड इलेक्शंस की तरफ जाएं। अच्छा, ये जो डोगर साहब इस वक्त जो मुल्की सियासत का महवर अगर मैं कह दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को कहा जा रहा है तो शायद गलत नहीं होगा कि मियां साहब इतने सालों के बाद वापस आ रहे हैं और जाहिर बात है किसी बड़े एक लीडर का खासतौर उनकी जमात के लिए भी देखा जाए और बाकी जमातों के लिए भी देखा जाए कि उनकी वापसी बड़े मायने रखती है। तो तमाम नज़रें इस टाइम पर नवाज शरीफ साहब की वापसी पर लगी हुई हैं। मियाँ साहब कोई ऐसा पिंडोरा बॉक्स भी खोलने आ रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है, बड़ी तैयारियाँ भी हो रही हैं, आप क्या समझते हैं? नहीं, पंडोरा बॉक्स उन्होंने खोलने की कोशिश की थी और फिर वो दूसरे दिन ही जाके जो उनके छोटे भाई हैं, इन्होंने उनके मिन्नत समाजत की कि आप ऐसा कोई काम ना करें। और वो जो करने आ रहे थे अकाउंटेबिलिटी, मतलब मज़ाहमत नहीं मफामत जो है वो वेलफेयर में तब्दील होगी कि जी हम तो मफामत में तब्दील होगी और हम तो जी अब आवाम के दुख दर्द समेटने के लिए आ रहे हैं। मेरा बड़ा एक सादा सा सवाल है कि ये जो 16 माह हुकूमत की थी, इसमें किसने इनको रोका था कि आप ये सारे काम ना करें? और दूसरी बात कि आपकी तकरीबन वही टीम थी, उसी में आपके खुर्रम दस्तगीर साहब भी होंगे दोबारा बिजली के वज़ीर, उसी में आपके जो हैं राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला होंगे, उसी में आपसे सबसे ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना होंगे। तो मुझे ये बताइए, ये फरमाइए कि कौन सी जादू की छड़ी होगी जिसको लेके मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं? या वो ये हमें ये बता रहे हैं कि जी उनके छोटे भाई बहुत नालायक थे और वो उनकी गलतियों को दुरुस्त करने आ रहे हैं? तो आई डोंट नो। इनको मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं ये अपने रूठे हुए कारकुनों को मनाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 16 माह में इनके कारकुन इनसे इतना रूठ गए हैं कि इनके लिए 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार का मजमा लगाना भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। इनको कहीं पे दावत वलीमा करनी पड़ रही है, कहीं पे मोटरसाइकिलों के वादे करने पड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो नवाज लीग की जो रूठी हुई है सारी, उनकी जो एक कसीर तादाद में जो लोग हैं उनको मियाँ नवाज शरीफ साहब कैसे मनाएंगे और कैसे पोलिंग स्टेशंस की तरफ लेके जाएंगे। अवाम बिलखसूस और बिलअमूम नून लेकिन वो तो बड़े पुरएतमाद हैं डोगर साहब, वो तो अपनी जीत के लिए बड़े पुरएतमाद हैं। उनको लग रहा होगा कि उनके जो वर्कर्स हैं उनके आने से मान जाएंगे, उनका मोराल जो है वो बुलंद होगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, खुदा को हाजिर नाज़र जान के बता रहा हूँ कि इनके वर्कर्स इनके साथ खुश नहीं हैं। ये बिल्कुल किसी ने इनको गलत बताया कि पता नहीं आप जाएंगे तो आपका बड़ा वार्म वेलकम होगा। तमाशा देखने के लिए लोग ज़रूर आ जाते हैं और हो सकता है अगर इन्होंने वहाँ पे एक अच्छा दावत का बंदोबस्त किया तो शायद लोग आ जाएं, मगर टू कन्वर्ट दीज पीपल इनटू वोट्स फिज़िकली, यू नो, स्टैंप करना जाके और जहाँ पे शेर का निशान। लेकिन डॉक्टर एक और सवाल, मैंने इतने वर्कर्स अगर नाखुश हैं तो नून लीग छोड़कर किसी ने कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की। ये देखिए, मतलब वर्कर्स जब नाखुश होते हैं, दूसरी पार्टियों से आपके पास ऑफर्स भी होती हैं, तो लोग छोड़कर कोई और पार्टी पे तो ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि वर्कर्स बाकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो अपने कायद का। नहीं, वो एक्चुअली ऐसे होता है कि आपकी लाइंस ड्रॉ हो जाती है ना इतने अरसे में,
अगर किसी ने छोड़ना था तो वो हमारी हुकूमत के पहले साल में छोड़ देते, मगर वो चूंकि ऐसी एफर्ट ही नहीं हुई, हमारे इतने मंझे हुए वज़ीर आला थे, उन्होंने कोई ऐसी कोशिश ही नहीं की हम चलें लोगों को साथ मिलाएं। तो अब तो ये टाइम ऐसा नहीं रह गया था। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगी के लोग छोड़ के, तो वो ठीक है, ब्रेक का वक्त करीब आ रहा है, आखिरी 1 से 1.5 मिनट है। ये जो नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब का कंपैरिजन किया जाता है डोगर साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो ऐसे देखता हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि लोग समझते थे कि शहबाज शरीफ जो हैं ये नवाज शरीफ से ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। ये जब वज़ीर आला थे तो इनको शहबाज स्पीड और खादम आला और पता नहीं तरह तरह के नाम दिए जाते थे, और लोगों के अंदर ये था कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं जितने मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, और ये अगर वज़ीर आज़म बन गए तो पता नहीं क्या दूध की नहरें बहा देंगे। तो वो तो आपने देख लिया है कि जो इनकी एफिशिएंसी थी, जो इनकी 16 माह की मेहनत थी। आज आप इससे मुख्तलिफ सोचते हैं, आपने यहाँ से आगाज़ किया ना कि आप ये समझते थे। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मैं नहीं, बहुत सारे लोग इस कौम के ये समझते थे कि शहबाज शरीफ इंतहाई कॉम्पिटेंट है, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो सूबे का वज़ीर आला है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, इसमें आपने बहुत थोड़ा एरिया है जिसमें आपने डिलीवर करना है, आप भागें फिरें, आपका एक अच्छा इम्पैक्ट। यानी आपको ये लगता है कि दोबारा वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते? तो फिर आपने शहबाज शरीफ साहब, ये तो कर्स होगा इस मुल्क के लिए अगर खुदा ना खास्ता वो दोबारा वज़ीर आज़म बन गए। तो आप देखें ना कि क्या 16 माह में हमारे साथ हाल हुआ इस आवाम के साथ, आगे क्या होगा अगर इनको पूरे 5 साल दे दिए। अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोगों के तो अब वीज़े नहीं एक्सेप्ट हो रहे, उनके इंटरव्यूज़ की बारी जो है, और कितने हज़ार लोग इनके दौर में छोड़ के चले गए, बल्कि लाखों में बता रहे हैं फिगर्स। तो ये अच्छा नहीं होगा अगर शहबाज शरीफ साहब। ठीक है जी, हाशिम डोगर साहब। हाँ हाशिम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद बात करेंगे मईशत के हवाले से। मेरे साथ मौजूद होंगे खाकान नजीब साहब। वेलकम बैक नाजरीन। निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 40 रुपए की नुमाया कमी की गई है, जिसके बाद आवाम को कुछ रिलीफ मिला है। खुसूसन मिडिल क्लास तबका, जिसे अपनी मोटरसाइकिल चलाने में भी शदीद परेशानी का सामना था, उन्हें कह सकते हैं कि कुछ रिलीफ ज़रूर मिल गया है। आलमी मंडी में तेल की गिरती हुई कीमतों के बायस ये मुमकिन हो सका, जबकि डॉलर की कदर में भी कमी की वजह से इतना नुमाया फ़र्क देखने को मिला है। अच्छा जी, पेट्रोल की जो कीमत है 323.38 रुपये फ़ी लीटर से कम करके 283 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो 318.1 फ़ी लीटर से कम करके नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई है। अगर हम नज़र डालें जी पीडीएम हुकूमत क्या छोड़ कर गई थी, निगरान हुकूमत के 1.5 माह में क्या तब्दीली आई, तो हम देखते हैं कि निगरान हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 272 रुपये 95 पैसे थी, डीजल की फ़ी लीटर कीमत जो थी 273 रुपये 40 पैसे थी, बिजली का फ़ी यूनिट 22 रुपये 95 पैसे था, और LPG का घरेलू सिलेंडर जो है 2900 रुपये का था, और इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये 49 पैसे का था। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 48,424 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा था। और अब निगरान हुकूमत के 1.5 माह बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर जो कीमत है 283 रुपये 38 पैसे है, डीजल की फ़ी लीटर कीमत 303 रुपये 18 पैसे हो गई है, बिजली का जो फ़ी यूनिट है वो 32 रुपये 3 पैसे का है, LPG का घरेलू सिलेंडर 3079 रुपये का है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपये 83 पैसे का फ़रोख्त हो रहा है। और स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी है और 100 इंडेक्स 49,771 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अब मुल्क की मईशत की समत की जानिब गामजन है। क्या आने वाले दिनों में जो मईशत है उसके हवाले से हमें मज़ीद खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं? इन सब मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, माहिर माशियात, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर खाकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, ये जो कैसी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं इन अदाद शुमार की रोशनी में निगरान हुकूमत की, अभी तक तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है। फिजा साहिबा, अगर आप जायजा लें चीज़ों का तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो हैं वो लिए गए। मसलन आपने जो एक मार्केट डॉलर और रुपए की ट्रेड कर रही थी, जो ओपन मार्केट है जिसको हम कर्व मार्केट कहते हैं और इंटरबैंक मार्केट है, इसके बाद एक तीसरी मार्केट जो थी उसको ख़त्म किया गया। डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में स्मगलिंग, यानी कि अक्रॉस द बॉर्डर जो स्मगल हो रहा था डॉलर,
उसको रोका गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे कुछ एक्शंस हुए, कुछ पॉलिसी एक्शंस भी हुए कि हम 25% कंटेनर्स को अब चेक कर रहे हैं। कुछ ईरान से जो तेल आ रहा था उस पर कुछ एक्शंस हुए। सो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो अच्छे एक्शंस हैं, इनका असर भी आया है और आपको थोड़ा सा रुपए की कदर में जो इस्तेकाम दिखाई दे रहा है इन द शॉर्ट रन, वो इसी वजह से। पर दूसरी तरफ आप ये भी याद रखें कि जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसका जो आंसर है वो बहुत बड़ा होता है कि क्या कदर है इस वक्त ऑयल की दुनिया में, क्या मार्केट प्राइस है। वो $95 से वो भी नीचे आई थी $84 अ बैरल पे ब्रेंट की कीमत। अभी फिर बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट हुआ थोड़ी सी बढ़ी है। जो और इक़दामात निगरान हुकूमत ले रही है वो कुछ कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए SIFC PDM के दौर में बन गई थी, उसको आगे लेकर चलें और पिच करें पाकिस्तान के कुछ प्रोजेक्ट्स अब्रॉड सो दैट कोई इन्वेस्टमेंट का सिलसिला बने। PIA बहुत मुश्किल में है, उसको कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये टाइम गुजारना चाहिए। आई एम रियली होपिंग प्राइवेटाइजेशन कमीशन को अपनी सलाहियत पहले बिल्ड करनी है और फिर आगे PIA की प्राइवेटाइजेशन और 27-28 और इदारे हैं उनकी तरफ बढ़ना है। इसी तरह आप एक क्रैकडाउन देखेंगे कि थोड़ा सा किया गया कि हम जो बिजली के बिल कलेक्ट नहीं हो रहे थे, सो एक कलेक्शन जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई। ये एक ओवरऑल तनाजुल है जिसमें यह हुकूमत चल रही है। अब जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस वक्त आपके सामने वो है कि IMF के प्रोग्राम का जो रिव्यू है वो 30 सितंबर के टारगेट्स पे ड्यू है। सो आई एम रियली होपिंग कि फाइनेंस टीम उस पर काम कर रही होगी और मुझे उम्मीद है कि हम ये रिव्यू करवा पाएंगे। आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज इससे जुड़े हुए हैं सारे फॉरेन फंड फ्लोज। वो क्या हैं? वो पाकिस्तान की इनकमिंग पैसे हैं, मल्टीलैटरल यानी कि वर्ल्ड बैंक, ADB, जो बाकी अदारे हैं उनसे, कमर्शियल लोन्स हैं, बायलैटरल लोन्स हैं, रोल ओवर्स हैं, जिनीवा के 9-10 अरब डॉलर के प्लेजेस हैं। ये है इन द शॉर्ट रन जो इस वक्त सारा जायजा है अगर हम रखें। इसमें ज़रूर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस अच्छे हुए, कुछ पॉलिसी काम शुरू हुआ है, स्पेशली कुछ कंपनीज जो हैं उनको कहा गया है कि वो अब 50 करोड़ के कैपिटल को डिपॉजिट कराएंगी, तो दे विल बी मोर सिंसियर इन डूइंग द बिजनेस। जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, ये आई थिंक इस वक्त ओवरऑल तनाजुल है। इसमें ऑब्वियसली बहुत जिसे आप कहेंगे शॉर्ट रन को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है, पर पाकिस्तान के पॉलिसी और जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, चाहे वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में हो। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। अब ये हम देखते थे माजी में सर टेम्परेरी रिलीफ मिलता था, तो लेकिन परमानेंट या हम देखते हैं कि मतलब हमें मुसलसल अगर हम चाहें कि हमें रिलीफ मिले, आवाम को रिलीफ मिले, तो क्या ये जो पॉलिसीज़ हैं अब ये परमानेंट रिलीफ की तरफ लेकर जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता मामलात को? साहिबा, सो ये आपने एक बहुत ही फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामने रखा। 3 तरीके हैं पाकिस्तान को रिफॉर्म करने के। नंबर 1 कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो दुनिया भर में हो, और ये क्रैकडाउन की बजाय मैं वर्ड यूज करता हूँ इन्फोर्समेंट का, इम्प्लीमेंटेशन का। सो वो आपने करके दिखाया। इससे आपने दुनिया को एक और मैसेज भी दिया कि पाकिस्तान की स्टेट की जो रेट है ना फिजा साहिबा, वो इतनी कमजोर नहीं है जितना लोग समझते हैं। जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो वो हम कर गुजरते हैं। सो एक चीज, अब आपके साथ पॉलिसी मेजर्स बहुत से लेने हैं। अब आप दिखाइए वो पॉलिसी मेजर्स जिसमें एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स मार्केट की वर्किंग है प्रॉपर, इसी तरह जो FPR की बहुत से चीजें जो कि अंडर टैक्स्ड हैं और टैक्स्ड है ही नहीं, जो सेक्टर्स हैं उन पे काम कीजिए। फिर जो हमारी मईशत का ढांचा है, क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्या हम इदारों से जान छुड़ा सकते हैं, क्या आप एनर्जी की कंपेटिटिव मार्केट बना सकते हैं। ये हैं अगले 1 से 2 से 5 साल के प्लान्स जो हमें सामने रखें। अगर हम इनको सप्लीमेंट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को, पॉलिसी और जो ढांचा बदलने के या ढांचे को तब्दील करने के हमारे प्रोग्राम्स हैं, हमारी पॉलिसीज हैं, तो फिर एक ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन आपसे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुबाना रवैये में रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है, और इसका ताज़ा तरीन शाखसाना अमरीका में एक 6 साला मासूम फ़लस्तीनी बच्चा बना। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट से बताती हैं कि ये वाक़या अमरीका में पेश आया, जहाँ 71 साला एक मालिक मकान ने किराएदार फ़लस्तीनी ख़ानदान पर चाकू से हमला किया। इस हमले का निशाना पहले इस बच्चे की वालिदा बनी, और फिर जिन पर आपको मैं ये भी ज़रा बता दूँ, उस खातून पर इस जनूनी शख्स ने, जालिम शख्स ने 1 दर्जन से ज़ायद चाकू के वार किए। वो शदीद जख्मी हो गई, और जिसके बाद ये जो जालिम शख्स है, इसके कलेजे में तब भी ठंड नहीं पड़ी। जालिम शख्स ने उस खातून के 6 साला बेटे को भी पैदर पे चाकू के वार करके कत्ल ही कर दिया। अच्छा, पुलिस ऑफिशियल्स के मुताबिक 6 साल के जो मासूम बच्चा है, इस पर 26 चाकू के वार किए गए, 26 बार चाकू से वार किया गया। हुकाम ये बताते हैं कि वाक़या इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े के रद्द-ए-अमल के तौर पर पेश आया। अब दूसरी जानिब आप देख रहे हैं गज़ा भी लहूलुहान है, जहाँ गासिब इसराइली फोर्सेस तबाहकुन बमबारी से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ़ हैं। अमेरिका में पेश आए इस हौलनाक वाक़े और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ वाक़यात में इजाफा ही देखने को मिल रहा है, क्या वजह समझ आती है? फिर इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन हो सकेगा, कैसे रुकेंगे वाक़यात? बहुत बहुत शुक्रिया फिजा। पहली बात तो ये कि वाक़यात रुकेंगे नहीं, ये आपको भी क्लियर होना चाहिए और तमाम मुसलमान ममालिक को क्लियर होना चाहिए, और क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। 1917 में यूनाइटेड किंगडम ने, ये जो फॉरेन मिनिस्टर ने एक लेटर लिखा था रॉथस्चाइल्ड को, और उस वक्त गोरे ने यहूदी से वादा किया था, और उस लेटर में उसने, खत में उसने लिखा था कि जो हिज मजिस्ट्री की गवर्नमेंट है, ये आपसे कमिट करती है कि हम आपकी जो स्टेट है वो इजराइल की स्टेट जो फ़लस्तीन में बना के रहेंगे। ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में ये पैलेस्टाइन था, यहाँ कोई इजराइल नहीं था। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, और उसके बाद जो नकबा हुआ, और जो आज आप एक 6 साला बच्चे की बात कर रही हैं ना, जो एक बहुत ही जलालत से, घनावनत से भरा हुआ जुर्म है, लेकिन उसी मुल्क के अंदर उस मुल्क का जो प्रेसिडेंट है, जिसको आप जो बाइडेन नाम का आदमी कहते हैं, या जो उनका फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन, जो अभी एंटनी ब्लिंकन जो जाके अभी नेतन्याहू क्रिमिनल दहशतगर्द कातिल से मिला है, वो लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चों को मारो। वो कह रहे हैं लोगों का कत्ले आम करो। जो बाइडेन ने कहा जब मारो, कत्ल करो, बर्ड करो, बम करो, डेजी कटर चलाओ, बमबारी करो, जो मर्जी करो, तुमको पूरी इजाजत है। ये जो बाइडेन ने और वेस्टर्न वर्ल्ड ने आपके सामने, यूके ने कहा है कि जी जो मर्जी करे। तो एक बच्चे को आप रो रही हैं, इस्लामोफोबिया को आप रो रही हैं। गाजा में आज इजरायली न्यूज़ पर हेराट्स उठा के देखे, वो कहता है 2225 और कोई 2000 लोग हैं जो रबल के नीचे दबे हुए हैं। आज की तारीख में इस वक्त 5:50 पे एक खबर लोड हुई है हेराट्स में, और वो ये कहती है, मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए ना, एक इजराइल की एम्बेसडर है, उसने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, और वो कहती है कि जी स्काई न्यूज़ को वो कहती है इतने झूठे, रियाकार और धोखेबाज ये लोग हैं, इतने कमीने ये लोग हैं। वो इजरायली एम्बेसडर है यार, वो कह रही है गाजा में कोई इंसानी अलमिया नहीं हो रहा है, गाजा में कोई इंसानी अलमिया नहीं हो रहा है। इजराइल ने कहा कि हमास ने हमारे बच्चों को कत्ल किया। एक इजरायली औरत का बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो कहती है हमास ने आके, मैं निकल रही थी, मेरे साथ 2 बच्चे थे, उन्होंने मुझे चादर दी, एक बच्चे को हमास के एक बंदे ने उठा लिया, एक को मैंने उठाया और मुझे सेफ जगह पे छोड़ के गए। जो बाइडेन ने अपना बयान विड्रॉ किया कि जी बेबीज वहां पे मरी, लेकिन जो कुछ कत्लो गारतगरी हो रही है उस पर एक और डेवलपमेंट है। आज हेराट्स में अभी ये खबर छपी है, 5:50 पे ये खबर छपी है, आप पढ़ लीजिएगा, और उसको इजरायली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से छपाया किया गया, उसका रेफरेंस दिया गया है, और उसमें वो कहते हैं कि जी नेतन्याहू ने क्रिमिनल, ये कातिल, ये दहशतगर्द नेतन्याहू जो है, इसने यूएई के सदर से बातचीत की है, उनका आपस में राब्ता हुआ है, और ये क्रिमिनल और ये दहशतगर्द नेतन्याहू ने यूएई के सदर को बता दिया है। ब्रिगेडियर साहब, ये ब्रिगेडियर गजनफर, ये इसराइल ने जो गज़ा खाली करने की धमकी दी है, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? और साथ ही ये जो अमेरिकी सदर जो बाइडेन साहब ने इसराइल को खबरदार किया कि जो इसराइल का जो गज़ा पे कब्जा है वो बहुत बड़ी गलती होगी, दूसरी जानिब इसराइल की भरपूर मदद भी की जा रही है, ये दोहरा मयार नहीं तो और क्या है?
मैं आपसे, आप जो बाइडेन की बात हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आज जो खबर छपी है वो बड़ी फिक्र अंगेज है कि वो कातिल दहशतगर्द नेतन्याहू का दफ्तर ये खबर छपाई है 5:50 पे रात में कि जी उसका और यूएई के जो सदर हैं उनका आपस में बातचीत हुई है और नेतन्याहू ने उनको क्लियर कर दिया है कि मैं गजा को तबाह और बर्बाद करके रहूंगा। ओआईसी का एक्स्ट्रा इजलास हो रहा था, क्या हुआ? आलमी ताकतें इंटरफेयर कर दी, यूएनओ किधर बैठी हुई है, लोग मर रहे हैं फिजा, लोग कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। वहां पे रफा की जो क्रॉसिंग है इजिप्ट की वो नहीं खुली है, उस इलाके में ना दवाई है। आप देखें जो शख्स शहीद हो गया वो तो शहीद हो गया, लेकिन जिसकी टांग कटी हुई है, जिसका हाथ कटा हुआ है, जिसकी आंख निकली हुई है, जिसकी फेफड़ियां निकली हुई है, जिसका पेट कटा हुआ है, उसका क्या हाल हो? किस कर्ब में वो तड़प रहा होगा? दुनिया में किसी को इसका अंदाजा है? किसी ताकत को, जो बाइडेन को अंदाजा है, यूके के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अंदाजा, वो तो मदद कर रहे हैं उन दहशतगर्दों की जो वहां लड़ रहे हैं, उन इजराइल की मदद कर रहे हैं। आप देखिए 25 किलोमीटर की नहीं तो जो इंसानी हकूक के लंबरदार बने फिरते, चैंपियन बने फिरते, खासतौर पे कौम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, तो इस पे तमाशाई ना बने, खामोश बैठी हुई तमाशाई बन के क्यों कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा? क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं ये ब्रिगेडियर साहब? मैंने आपको बता दिया ना कि उनका मकसद क्या है दुनिया की ताकतों का। उनका मकसद है कि फ़लस्तीन को ख़त्म करो। नेतन्याहू ने एक झंडा लहराया, एक नक्शा लहराया था कि यहाँ सिर्फ इजराइल होगा, देयर विल बी नो गाजा, देयर विल बी नो पैलेस्टाइन। लेकिन बात यह है कि क्या किसी को कंसर्न है? आप खुद ही देख रही हैं एटीट्यूड क्या है। तो आप कहती हैं कि वो नेतन्याहू तो कहता है मैंने गजा को मलियामेट करना है, मैंने यहाँ पे सब कुछ ख़त्म करना है। मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि उस पट्टी के ऊपर जो छोटी सी पट्टी है, 6 किलोमीटर विड्थ है, 25 किलोमीटर उसकी लेंथ है, उसके ऊपर 3,60,000 तो फौजी खड़ा है। हर 1 फुट के ऊपर टैंक खड़ा है, हर आधे फुट के ऊपर आर्मर्ड पर्सन कैरियर खड़ा है, पीछे बैराज है आर्टिलरी का, पीछे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रखे हुए हैं, मल्टी बैरल गन रखी हुई हैं, वो 2-2 हज़ार पाउंड के बम फेंक रहे हैं। पूरे के पूरे गाजा को उन्होंने मलियामेट कर दिया है। गाजा के अंदर टोटल 7 अस्पताल हैं, 1 अस्पताल बंद है, 6 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। उन 1 हॉस्पिटल के अंदर 760 लोगों के रखने की फैसिलिटी है, वहाँ जगह नहीं है, सर्जन नहीं है, मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है। आप जरा इमेजिन तो करें, लाइट नहीं है कि अगर ऑपरेशन हो रहा है तो बगैर लाइट के ऑपरेशन क्या होगा? आप ये तमाम चीज़ों को जरा सोच, और पूरी दुनिया चुप है। दुनिया लगी हुई है किस चीज़ में? या आलमी ताकतें लगी हुई है किस चीज़ में? यूएनओ लगी है कि बातचीत हो रही है जी, इजलास हो गया जी, लोगों को बुला लिया जी, डिस्कशन हो रही है जी, उनसे मुलाकात हो गई है जी। अब वो अमेरिकन जो फॉरेन ब्लिंकन जो गया था इजराइल में, उसने वहां जाके सब कुछ किया, लेकिन उसने कहीं भी किसी तरह ये नहीं इस्तेमाल किया, अपने एलामिया में ये नहीं आया कि जी आप सिविलियंस को प्रोटेक्ट करें, आप कम से कम यू शुड अवॉइड बाय द लॉज ऑफ वॉर। फास्फोरस बम इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ जी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।